गलतियां किससे नहीं होती? कौन सा इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं होती? दरअसल इंसान को आजादी होनी चाहिए कि वो गलतियां करे। अगर हम किसी काम को इस डर से नहीं करें कि हम कोई गलती कर बैठेंगे, तो ये हम अपने साथ ही अन्याय करेंगे, क्योंकि ये गलतियां ही हमें सीख देती हैं। ये बताती हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। गलतियों से सीखना, अपनी कमी को दूर करना ही तो है सुधरना, आगे बढ़ना। ये सीख ही बताती है कि हमें कैसे संवारना है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। अमेरिका में 35 दिनों से चला रहा आंशिक शटडाउन हुआ खत्म। अमेरिकी कांग्रेस ने एक मत से किया बिल पास। राष्ट्रपति ट्रंप को फिलहाल नहीं मिला मेक्सिको दीवार के लिए फंड। सहमति नहीं बनी तो 15 फरवरी के बाद फिर लागू हो सकता है शटडाउन। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विद्रोह। विपक्षी नेता जुआन गुआइडो ने खुद को घोषित किया अंतरिम राष्ट्रपति, लेकिन सेना अब भी मादुरो के साथ। अमेरिका ने गुआइडो को दी मान्यता। ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का भी विकल्प खुला। और दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया में बढ़ रहे संरक्षणवाद पर जताई गई चिंता। बहुपक्षीय और खुले व्यापार पर जोर। जानकारों ने कहा अगर अभी कदम ना उठाए गए तो दुनिया में आ सकता है आर्थिक संकट। अमेरिका में जारी शटडाउन आखिरकार बीते शुक्रवार को खत्म हो गया। अमेरिकी सीनेट ने एक मत से सरकार को आगामी 3 हफ्तों के लिए खर्च मुहैया कराने वाले बिल को पास कर दिया है। दक्षिणी बॉर्डर पर दीवार निर्माण को लेकर जारी विवाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने पर कामबंदी फिलहाल तो खत्म हो गई है, लेकिन यह मोहलत सिर्फ कुछ ही दिनों की हो सकती है। अमेरिका में 35 दिनों से जारी शटडाउन उस वक्त खत्म हो गया जब डेमोक्रेट्स के दबाव में ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच लिए। दरअसल मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार निर्माण के लिए फंडिंग नहीं मिलने पर ट्रंप ने देश में शटडाउन लागू कर दिया था। हालांकि उनके द्वारा मांगे गए $5.7 बिलियन न मिलने पर भी उन्होंने कामबंदी खत्म करने पर हामी भर दी है। The American people do not like it. अगर आप सरकारी कर्मचारी के जीवन में किसी गैर जरूरी विवाद के लिए खलल डालेंगे तो अमेरिकी जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश भर के कामकाजी नागरिकों ने उन कर्मचारियों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति को उचित सीख मिल गई होगी। What the president was doing to them. Hopefully now the president has learned his lesson. First of all, हाल ही में जो समय हमने देखा है, एक बात तो उससे जरूर सीखना चाहिए कि शटडाउन एक सही विकल्प नहीं है। कोई भी कारण हो, कैसा भी समय हो, हमें शटडाउन मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो शटडाउन खत्म कर दिया, लेकिन वे अब भी अपना दीवार बनाने का इरादा नहीं छोड़ना चाहते। कामबंदी खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर 3 हफ्तों में सीनेट उन्हें दीवार बनाने के लिए फंड नहीं देता तो वे देश में 15 फरवरी से फिर से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। I think we have a chance, yeah. मुझे लगता है हमारे पास अभी भी एक मौका है। हम डेमोक्रेट से बात करके देखेंगे और अगर कोई हल नहीं निकलता है तब हम आपातकाल जरूर लागू करेंगे, क्योंकि आखिरकार ये एक राष्ट्रीय आपातकाल ही है। It's a national emergency. डेमोक्रेट हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सरकार को 3 हफ्तों तक का खर्च मुहैया करवाने वाले बिल पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन मांग न पूरी होने पर 15 फरवरी से देश में आपातकाल घोषित करने वाले ट्रंप के ऐलान से राजनीतिक हलचल जोरों पर है। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सीनेट राष्ट्रपति ट्रंप के आगे झुकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वेनेजुएला गहरे राजनीतिक संकट में घिरता जा रहा है। यहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ विद्रोह हो गया है। देश के नेशनल असेंबली के नेता जुआन गुआइडो ने अपने आप को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। हालांकि सेना अब भी मादुरो के साथ है। इस बीच अमेरिका ने गुआइडो को अपना पूरा समर्थन दिया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैनिक भी भेजेगा। हालांकि रूस ने अमेरिका के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रपति मादुरो ने भी कहा है कि उनका देश किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई से निपटने के लिए तैयार है। सोमवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जनता और सेना के बीच संघर्ष के ऐसे नजारे आम थे और इस संघर्ष के केंद्र में थे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिनके दूसरे कार्यकाल को विपक्ष ने गैर कानूनी करार दिया है। इस बीच जनता जिस शख्स के पीछे चल रही थी उसका नाम है जुआन गुआइडो, जो वेनेजुएला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं। बुधवार को उनके समर्थकों ने देश में इतनी विशाल रैली निकाली। इस रैली में गुआइडो ने अपने आप को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मैं वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभी ताकतों को ग्रहण करने और देशद्रोही सरकार को समाप्त करने और स्वतंत्र चुनाव कराने की शपथ लेता हूं। जुआन गुआइडो के इस ऐलान को वेनेजुएला की जनता का ही समर्थन नहीं था। अमेरिका ने भी देश में हुए परिवर्तन का स्वागत किया और गुआइडो को मान्यता दे दी। निकोलस मादुरो एक तानाशाह है जिनके पास सत्ता का कोई सही दाव नहीं है। नेशनल असेंबली लोगों की विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि है और उनकी संवैधानिक प्रणाली के माध्यम से और अब अंतिम राष्ट्रपति जुआन गुआइडो से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व होता है। जाहिर था ये बात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए नागवार गुजरी। उन्होंने अमेरिका से सभी तरह के कूटनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान करते हुए सभी अमेरिकी दूतों को 72 घंटों के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए। मैंने अमेरिका की साम्राज्यवादी सरकार के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। बहुत हस्तक्षेप हुआ। इस भूमि की रक्षा के लिए लोग हैं। वेनेजुएला में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर लैटिन अमेरिकी देशों में एक मत नहीं दिखा। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरेलेस ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति मादुरो के साथ है और अमेरिका के वेनेजुएला में दखलंदाजी का समर्थन नहीं कर सकते। वहीं चिली के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नीति का समर्थन किया और वेनेजुएला में जुआन गुआइडो के नेतृत्व का स्वागत किया। चिली की सरकार के साथ लीमा समूह के विशेष रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, पेरू, कोलंबिया, कनाडा और दुनिया के अन्य देश जैसे अमेरिका और फ्रांस, हमने जुआन गुआइडो की अंतिम अध्यक्षता को मान्यता देने का फैसला किया है। वेनेजुएला में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। ऐसे में यहाँ आर्थिक संकट का होना भी आश्चर्य की बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि देश के राजनीतिक संकट का आधार आर्थिक ही है। 1999 में देश की सत्ता ह्यूगो चावेज के पास आई, जो कि समाजवाद के समर्थक थे। उस वक्त देश में बड़े स्तर पर आर्थिक असमानता थी। उन्होंने गरीबों का साथ देने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें शामिल था जरूरी सामानों के दामों पर नियंत्रण। ये नियंत्रण इतने सख्त थे कि इन्होंने इंडस्ट्री को खत्म ही कर दिया और देश में बड़े स्तर पर कालाबाजारी शुरू हो गई। चावेज के बाद सत्ता निकोलस मादुरो के पास आई और 2014 में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट देखी गई। इसने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। रही सही कसर अमेरिकी प्रतिबंधों ने पूरी कर दी। आलम यह हुआ कि नवंबर 2018 के दौरान साल भर में महंगाई की दर 1 करोड़ 3 लाख फीसदी बढ़ गई। हर 19 दिन के अंदर किसी भी चीज के दाम दोगुना होने लगे। ऐसे में मादुरो का फिर से चुना जाना कई लोगों को अस्वाभाविक सा लगा। उन पर जानलेवा हमले भी हुए और अब स्थिति ये है कि देश की कमान उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति मनंगाग्वा की सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लग रहा है। कारण है हाल में देश में हुए प्रदर्शनों में सेना की भूमिका।
ईंधन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जनता ने प्रदर्शन किया, जिसे दबाने के लिए सरकार ने सेना का सहारा लिया। इस दौरान उसने कई राजनेताओं को भी बंदी बना लिया। सेना की इस कार्रवाई में कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा और उनकी सरकार को अब मुश्किल भरी घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना उन्हें भारी पड़ा है। दरअसल प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के चलते राष्ट्रपति एमरसन अब कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राजधानी हरारे में ही सेना द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाई के कई मामले सामने आए हैं। The use of live ammunition. सरकार द्वारा भारी सैन्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि सेना ने गोले बारूद से लेकर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। मृतकों और घायलों की संख्या का कोई पुख्ता आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन की अगर माने तो गोलियों से घायल 60 से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। आर्थिक नीतियों से परेशान जनता के विरोध से निपटने का ये सही तरीका नहीं है। By the population. जिम्बाब्वे के मानवाधिकार आयोग ने भी सैन्य बल द्वारा की गई हिंसा और नागरिकों पर किए गए अत्याचार की पुष्टि की है। Complainants and witnesses who spoke to the शिकायतकर्ताओं और चश्मदीदों ने हमें बताया कि किस तरह पुलिस और सेना के अधिकारियों ने 14 जनवरी के दिन उनके घरों में घुसकर उन्हें यातनाएं दी हैं। हमें सेना द्वारा की हिंसा की शिकायत भी मिली है। heavy crackdown characterized by indiscriminate and severe beatings. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के मुताबिक उनके कई नेता अज्ञात स्थानों पर छुपाए गए हैं। एमडीसी की अगर माने तो रात के अंधेरे में उनके कई नेताओं के घर पर छापे मारे गए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों को पीटा भी जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है कि हम अतीत में वापस आ गए हैं। ये साफ है कि अंतरात्मा की आज़ादी के नाम पर पीड़ित किया जा रहा है। एमडीसी सदस्यों और सांसदों को पीड़ित किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति मुगाबे के बड़े आलोचक रहे इवान मावरियर भी गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक हैं। संभव है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों को तय कर उन्हें 20 सालों के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मावरियर पर लगाए केस को उनके वकील ने हास्यास्पद बताया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 400 जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। हमने सोचा था कि हमें एक नया देश और नई नीतियां मिलेंगी। मुझ पर जो भी आरोप लगाए गए हैं सब निराधार हैं। मैंने वैसा कुछ नहीं किया जैसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर हमारे देश में अभी भी न्याय मौजूद है तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। एक अदालत ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए उस पर अधिकारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। कोर्ट के मुताबिक ये सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इतने व्यापक स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति एमरसन को उनका यूरोप दौरा रद्द कर वापस आना पड़ा। एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि सेना द्वारा की गई हिंसा और ये बर्ताव एक नए जिम्बाब्वे के लिए धोखा है और ये उन्हें स्वीकार्य नहीं है। हालांकि जिम्बाब्वे पर लगे प्रतिबंधों को गिरती अर्थव्यवस्था का कारण बताया है। जिम्बाब्वे पिछले 20 सालों में विश्व में अलग थलग है और साथ ही कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से ही साल 2009 में भी हमारी मुद्रा में गिरावट आई थी।
दरअसल इस महीने की शुरुआत में मनांगाग्वा ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में 3 दिन की हड़ताल की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी। यहाँ तक कि बुलावायों में कई सारी दुकानों को भी लूटा गया। पुलिस ने विरोध में शामिल मावरियर सहित 600 लोगों को गिरफ्त में ले लिया। इन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर सवालिया निशान तो उठाए ही हैं, साथ ही साल 2017 में मुगाबे को हटाकर सत्ता पर काबिज हुए मनगाग्वा के उस दावों की पोल भी खुल गई है, जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे कौन सी फिल्में हैं ऑस्कर्स की दौड़ में। संसद के शीतकालीन सत्र में ऐतिहासिक संविधान 124वें संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई। इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से ये उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। Dr. Ambedkar established the framework for social democracy by introducing reservations on the caste basis for scheduled caste, scheduled tribes and OBC. This constitutional amendment bill is a giant step forward in laying out to establish a framework for economic democracy. This is being sought to be done through reservations on the basis of economic criteria. ये जो संविधान का संशोधन है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में पहले से ये रखा गया था संविधान के अंदर, एक कि जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके लिए सरकार को ये अधिकार रहेगा, राज्य को, स्टेट को, कि वो कोई प्रावधान करे, और उसी के तहत जो आरक्षण अभी तक भारत में हुआ है, कुछ उससे बाहर हटके जब आरक्षण की कोशिश की गई 2 बार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया। पहली बार इस देश में जो आरक्षण है वो यूनिवर्सल हुआ है, ये सेक्शनल नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरा का पूरा इस संविधान का संशोधन है और संशोधन करके आए हैं। जो आपने एक बार कोशिश किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, वो नहीं है, इसलिए इसमें दम है और ये स्टैंड करेगा। देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्विट्जरलैंड के स्कीइंग रिजॉर्ट शहर दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कई विषयों पर चर्चा हुई। इसमें पर्यावरण से लेकर ब्रेक्जिट और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य भी था। लेकिन एक विषय जिस पर सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया वो था विश्व कारोबार और इसमें खत्म होता खुलापन। एक रिपोर्ट। इस हफ्ते दावोस में विश्व नेताओं ने दुनिया की तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श किया, लेकिन कारोबार को लेकर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई और इस चिंता का कारण था विश्व में उभरता संरक्षणवाद। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता तो दुनिया को आर्थिक तंगी से बचाना मुश्किल होगा। Looking at the global economy, we are now growing still with a वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम अब भी ठीक-ठाक जीडीपी विकास दर से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल ये 3.1% था, लेकिन गति धीमी हो रही है। हर कोई इस बात से सहमत है कि जोखिम तो है। इन खतरों और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बीच सीधा संबंध है। with all the other aspects of the global international relation.
पिछले कुछ महीनों से अमेरिका का चीन से कारोबारी विवाद चल रहा है, जिसके चलते चीन की आर्थिक विकास दर पर भी असर पड़ा है। डावोस में चीन के उपराष्ट्रपति वांग किशान ने कहा कि उनका देश बहुपक्षीय व्यापार का समर्थक रहा है और उसका मानना है कि किसी भी देश के कारोबारी विकास के लिए उसे समान अवसर मिलने जरूरी हैं। देश को संरचनात्मक सुधार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इक्विटी और दक्षता के बीच एक सही संतुलन बनाना जरूरी है। आय समानता को बिगड़ने से बचाने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय अपनाने चाहिए। कुछ क्षेत्रों और कारोबारों पर नई तकनीकों और बाजार की प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को रोकना चाहिए ताकि निरंतर विकास से सभी को लाभ मिल सके। सम्मेलन में एक बात और साफ निकल कर आई कि विकसित देश अब विकासशील देशों को नजरअंदाज कर नीतियां नहीं बना सकते। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि अब समय आ गया है कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपनी नीतियां तय करने में देरी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जबकि चीन और भारत जैसी तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाएं विश्व कारोबार पर असर डाल रही हैं। हमने ये अनुभव किया है कि सुधारों के मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन धीमे हैं। IMF में कोटा सुधार या विश्व बैंक में पूंजी बढ़ाने जैसे सुधारों की जरूरत तुरंत थी, क्योंकि चीन और भारत जैसे उभरते हुए देश विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रभावित करते हैं और जब एक मौजूदा प्रणाली को इस पर प्रतिक्रिया करने में ज्यादा समय लगता है तो नतीजा ये होता है कि और लोग नए संस्थानों के माध्यम से नजर में आने लगते हैं। als dass die Unsicherheit noch wachsen sollte aus einer solchen Diskussion, denn ich glaube, es gibt viele कारोबारी विवादों से घिरे विश्व आर्थिक माहौल में दावोस सम्मेलन हुआ, जहां एक सुर में देशों ने बहुपक्षीय व्यापार की वकालत की। चीन का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जो देश कुछ दशकों पहले तक गरीबी का शिकार हुआ करता था, आज उसने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी से बचा लिया है। अगर समय रहते विश्व व्यापार की दिशा को ठीक कर लिया जाए तो भविष्य में आने वाले आर्थिक खतरे से दुनिया को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए देखते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें दुनिया एक नजर में। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सोमवार को संसद में ब्रेक्जिट के नए मसौदे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नो डील ब्रेक्जिट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनका प्रस्ताव पास नहीं होता तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने ब्रेक्जिट को लेकर दूसरा रेफरेंडम कराने के विकल्प को भी ये कहते हुए नकार दिया कि इससे देश बिखर जाएगा। थेरेसा मे ने कहा कि वो नए प्रस्तावों में सदस्यों के सुझावों को शामिल करने के लिए और ज्यादा लचीला रुख अपनाने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भी देश के राजनेताओं को ब्रेक्जिट पर जारी बहस को खत्म करने की सलाह दी है। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर ने कनाडा की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला दिया है। कनाडा के वित्त मंत्री बिल मॉर्न्यू के मुताबिक अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर के साथ साथ कनाडा के चीन से तल्ख होते रिश्तों ने भी कनाडाई अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन सभी विवादों के कारण कनाडा में आर्थिक हालात और व्यापार निराशाजनक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बिल की माने तो उनका मंत्रालय और केंद्रीय बैंक इस स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। साथ ही कनाडा इस वक्त ये नहीं चाहेगा कि ब्रिटेन के साथ भी उसके संबंधों में कोई कड़वाहट आए। यहाँ तक कि कनाडा ब्रेक्जिट परिणामों की परवाह किए बगैर ब्रिटेन से बात करने के लिए तैयार है। कांगो के नए निर्वाचित राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने बीते हफ्ते गुरुवार को शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। त्शिसेकेदी ने संबोधन में एक नए कांगो के निर्माण का वादा भी किया। गौरतलब है कि 30 दिसंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में फेलिक्स त्शिसेकेदी ने विपक्षी उम्मीदवार मार्टिन फयूलू को हराया था। हालांकि विपक्ष अब भी त्शिसेकेदी पर चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगा रहा है। उल्लेखनीय है कि त्शिसेकेदी 18 साल बाद सत्ता से बाहर हो रहे जोसेफ कबीला की जगह ले रहे हैं। मलेशिया के शाही परिवार ने पिछले हफ्ते देश के नए राजा का चुनाव कर लिया। बीते महीने 5वें सुल्तान मोहम्मद ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राजगद्दी छोड़ दी थी। अब उनके बेटे सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया के इस्लामी राजशाही की विशेष बैठक के दौरान नया राजा चुना गया है। खेल प्रेमी अब्दुल्ला फीफा समेत खेल से जुड़ी कई संस्थानों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। सुल्तान अब्दुल्ला देश के 16वें राजा होंगे।
उनका 5 साल का कार्यकाल 31 जनवरी 2019 से शुरू होने वाला है। मंगलवार को 2018 की फिल्मों को सम्मान देने के लिए अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर की दौड़ में शामिल फिल्मों का ऐलान कर दिया। नॉमिनेशंस की घोषणा के साथ ही हॉलीवुड में एक और बहस छिड़ गई है कि क्या नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई फिल्मों को ऑस्कर्स में जगह मिलनी चाहिए। ऑस्कर्स की दौड़ में इस बार शामिल फिल्मों में जो प्रमुख हैं वो हैं रोमा, अ स्टार इज बॉर्न, द फेवरेट, बोहेमियन रैप्सोडी, वाइस, ग्रीन बुक और द फर्स्ट मैन। लेकिन इनमें भी जो फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नेटफ्लिक्स की फिल्म रोमा। रोमा एक मेक्सिको में रह रहे मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म के लिए यलिसा अपारिसियो को बेस्ट एक्ट्रेस, मरीना दे तावीरा को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, अल्फांसो क्यूरानो को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म समेत कुल 10 नॉमिनेशंस मिले हैं। रोमा अगर बेस्ट फिल्म का खिताब जीतती है तो ये विदेशी भाषा की पहली फिल्म होगी जिसे ये खिताब मिलेगा। इस फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म जिसकी फिल्में अधिकतर टेलीविजन पर रिलीज होती हैं, उसे ऑस्कर के लिए क्यों चुना जा रहा है। लेकिन फिलहाल रोमा अपनी सशक्त स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और अभिनय के लिए चयनकर्ताओं की चहेती बनी हुई है। रोमा को टक्कर देती दूसरी फिल्म है द फेवरेट, जो कि 19वीं सदी में ब्रिटेन की महारानी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म को भी 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें शामिल हैं ओलिविया कोलमैन को बेस्ट एक्ट्रेस, एमा स्टोन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यॉर्गोस लैंथिमोस को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का खिताब। ऑस्कर्स में इस बार ब्रैडली कूपर और लेडी गागा स्टार फिल्म अ स्टार इज बॉर्न भी काफी चर्चा में है। इस फिल्म के लिए ब्रैडली कूपर को बेस्ट एक्टर, लेडी गागा को बेस्ट एक्ट्रेस और सैम एलियट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म बेस्ट फिल्म की दौड़ में भी शामिल है। अफसोस इस फिल्म के लिए ब्रैडली कूपर को डायरेक्शन के लिए नॉमिनेशन नहीं मिल पाया। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक बेहतरीन गायक है लेकिन देखने में साधारण है, जिसकी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। भारतीय मूल के गायक फ्रेडी मर्करी की आत्मकथा पर बनी फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी ने भी ऑस्कर्स में अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ दर्ज कराई है। इस फिल्म में फ्रेडी मर्करी की भूमिका निभाने के लिए रामी मलिक को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा फिल्म को बेस्ट साउंड, बेस्ट एडिटिंग सहित बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। एक और फिल्म जिसने ऑस्कर नॉमिनेशन में अपने लिए अलग जगह बनाई है वो है वाइस। ये फिल्म अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी पर आधारित है। इस फिल्म को भी बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, एडम मैकी को बेस्ट डायरेक्शन, क्रिश्चियन बेल को बेस्ट एक्टर, सैम रॉकवेल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। When you have power, people will always try to take it from you, always. इन फिल्मों के अलावा ग्रीन बुक, द वाइफ, ब्लैक पैंथर, ब्लैक हैंड्समैन, कैन यू एवर फॉरगिव मी जैसी फिल्में भी दर्शकों की नजर में रहेंगी, क्योंकि इनमें से कुछ फिल्मों को जनता ने तो कुछ को आलोचकों ने काफी पसंद किया है। ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा 24 फरवरी को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।